ये आवाज मत करना कुछ। अभी आवाज मत करो पानी की। मेरी के हेडफोन लगा ले, तो ईयरफोन लगा लेना या हेडफोन। पीयूष कोतवाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Dear student of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Rohit Prasad, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Human Department. I welcome to you for the lecture based on the Lagrange method of undetermined multipliers. After 5 minutes, I will start the today's session. Good morning, sir. Very good morning. Rahul Pal, Vishal Parmar, Ankit Prajapat, Ranjit Raghuvanshi, just after 2 minutes, I will start the today's session. Deven Nagar, Vishal Pariyar, Saurabh Pariyar, Rishabh Shukla, Shivam Grade, Sunil Kasleria, Indrajit Laskar, आयुष रिंगे। ये सभी को बता रखा है कि जब भी आपका क्लास ओवर हो रहा होता है, लास्ट के 5 मिनट के पहले आप चैट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर जरूर डाल दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग लास्ट में जब क्लास चेक करते हैं अटेंडेंस, तभी हम आपके अटेंडेंस को कंसिडर करेंगे कि आप पूरी क्लास में पूरे टाइम बैठे हैं, प्रेजेंट हैं।
इस बात का वेरिफिकेशन करके आगे बढ़ेंगे। सार्थक गौर, अंकित चौहान, भावेश सावले, क्योंकि आपका लेक्चर का मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। रोल नंबर 14 हर्ष वर्मा, राहुल परमार, राहुल पवार, बस 1 मिनट के बाद हम क्लास का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्योंकि ये टूल नया है, सभी के लिए नया है, इसलिए कुछ बातें पुरानी हैं। तो हमने इस सेमेस्टर में कुछ नॉलेज डिफरेंशिएशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल का जो सीखा है वो तो यहाँ पर आपको काम आना ही है। उसके साथ में कुछ और नई चीजें आपको सिखाएंगे हम आज की क्लास में। अभी तक 19 स्टूडेंट्स का ज्वाइनिंग हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी सेशन बिकॉज द टाइम इज वेरी लिमिटेड। My dear students of BTech first year, I am Dr. Ravindra Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Humanity Department, Nichamri Devi Group of Institution Indore. I welcome to you our today session on Unit 1. Last topic is method of Lagrange multipliers for the function of 3 or more variables. या तो दो यदि इस मेथड पे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा तो आपको कम से कम 3 वेरिएबल और अधिक से अधिक 4 वेरिएबल का क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि 2 वेरिएबल की मेथड आपको मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं एग्जांपल के साथ में। हमारे पास इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट में मोर देन 2 वेरिएबल के भी फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। फंक्शन मतलब इक्वेशन होती हैं जिसको हम लोग ज्योमेट्री के भाषा में कर्व बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो उसका हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की डिमांड होती है। तो हमारी जो ये मेथड है प्रीवियस वाली, ये फेल हो जाती है। तो इसलिए हमारे को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाग्रांज नाम का एक फेमस साइंटिस्ट हुआ जिसने ये मेथड जनरेट की है, जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 2 स्टेप है इसकी, फिर इसको एग्जांपल से समझाऊंगा आप सभी को। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स ही हमने कल सीखा ही था। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में कर चुके हैं। हम उसी पॉइंट पे आना चाहते हैं क्योंकि काफी टाइम इस यूनिट पे लग गया है। आज ये 15 लेक्चर है, मैं नेक्स्ट यूनिट को टाइम देना होगा। हमारे पास अभी 4 चैप्टर और बचे हैं, 4 मॉड्यूल्स हो रहे हैं। हाँ जी, ये आ रही है हमारे सामने, सबके नजर के सामने। जो नाम बताया वो नाम लिख दिया है मैंने, और फिर इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये इसका रोल क्या होता है, या क्या ये मेथड किस चीज के लिए यूज होती है। So this method is useful in finding out the maximum value or minimum value of a function of 3 or more variables. जो मैंने आपको ओरली बताया था स्टार्टिंग में, वही बात यहाँ पर आपके सामने लिख दी है। ये मेथड कभी भी वेरीफाई करने के लिए यूजफुल नहीं होगी। ओके गाइस, ये मेथड केवल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूजफुल रहेगी।
when the variables are not independent but are connected by some relation or constant। हम एडवांस भाषा में रिलेशन को कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो भी आपको वेरिएबल दिए होंगे, जो आपके पास फंक्शन दिया होगा, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल का या तीन से ज्यादा वेरिएबल का जो आपको फंक्शन दिया होगा, वो कोई ना कोई एक गाइडिंग कर्व से, कोई ना कोई एक रिलेशन से, जिसको अपन एक नया शब्द यूज करिए और याद रखिए, कांस्टेंट। रिलेशन को एडवांस टेक्निक्स में कांस्टेंट भी बोलते हैं। कुछ इक्वेशन से वो रिलेट होता है, ठीक है। ये आपको उसमें गिवन होगा। आप बोलिए देवेंद्र, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर आपने कल एक क्वेश्चन दिया था, हाँ, तो वो आपने बोला था कि इसको आप देख लेना, तो वो हमको उसमें कुछ समझ नहीं आया, तो आपने बोला था कि मैं करवा दूंगा अगर नहीं होगा तो। देखिए, चलो स्टार्टिंग के कुछ स्टेप बता देता सेकंड हूँ, वाला। बाकी आप पूरा इसका बाकी के स्टेप आप सॉल्व करिएगा। स्टार्टिंग की स्टार्ट यस करवा सर। देता हूँ इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग के स्टेप समझ लीजिए। थोड़ा आप लोग दिमाग को भी इस लेवल पर प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। एक बार नहीं तो दो बार, तीन बार ऐसे ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपका दिमाग प्रिपेयर होगा, नई नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर रहेगा। ठीक है बेटे? तो देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, दिया हुआ है। हमें ये एक्सप्लेन करना है, वो पॉइंट्स निकालना है जहां पर कि ये सरफेस पे अवेलेबल है, और जिसकी हम यदि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए? नियरेस्ट आना चाहिए, मतलब ओरिजिन के पास में होना चाहिए। नियरेस्ट मतलब ना, नियरेस्ट का मतलब होता है क्लोज में, क्लोज में होना, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम हो है। हमें वे सारे पॉइंट निकालना है सरफेस पर। सरफेस इसलिए बोला क्योंकि ये 3 डायमेंशन, 3 वेरिएबल में इक्वेशन दी है, 3 वेरिएबल में इक्वेशन दी है, इसलिए इसको सरफेस की इक्वेशन बोली जाती है। तो हमें वो सारे बिंदु निकालना है, और हिंदी में पॉइंट को बोलते हैं बिंदु। वे सारे बिंदु निकालना है सरफेस के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर, जिनकी ओरिजिन से जो दूरी होगी वो क्या होगी? कम से कम होगी, मिनिमम होगी। नियरेस्ट मतलब मिनिमम। वे सारे पॉइंट निकालना है सरफेस पे जो कि ओरिजिन के पास में होंगे। पास में होंगे मतलब क्या? जैसे आप बोले आप किसी दूसरे पर्सन के पास में है, इसका मतलब क्या? आप दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम है, कम से कम है, नियरेस्ट। ठीक है? तो इस सेंस में हमें इसको लेना है बेटे। तो सबसे पहले जो आपको सरफेस की इक्वेशन दी है, जो आपका बेस है, उसको 1 नंबर दे दीजिए। और फिर हमने वो पॉइंट मान ली है, क्योंकि 3 वेरिएबल है बेटे, तो ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो इसलिए अपन को 3 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करना होगी। तो आपने मान लिया वो पॉइंट क्या है। लेट बी सपोज दैट P of XYZ be the nearest to the origin on the given surface 1। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है? एक पॉइंट ओरिजिन है और एक पॉइंट आपका XYZ है। तो XYZ और ओरिजिन मतलब 0 0 0। ओरिजिन किसको बोलते हैं? वे पॉइंट बोलते हैं जिसका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से जो दूरी होती है वो 0 होती है, उसको अपन ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है? तो वही लिखा हमने, लेट द पॉइंट P ऑफ एक्स वाई जेड बी द पॉइंट नियरेस्ट टू द ओरिजिन ऑन द गिवन सरफेस 1। जैसा कि ये बोल रहा है, जैसा कि आपसे बोल रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन, उसी तरह से हम यहाँ पर डिक्टेशन भी कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया है। देन द डिस्टेंस आर, जिसको आर से डिनोट किया है, ऑफ दिस पॉइंट P of XYZ from the origin is, क्या फॉर्मूला है? जैसे आप दो डायमेंशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखते हैं, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और फिर इसका वर्गमूल। ये होता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला दो डायमेंशन में। फिर 3 डायमेंशन में क्या फर्क पड़ेगा? एक वेरिएबल और आ जाएगा, मतलब एक और टर्म ऐड हो जाएगी। यदि आपको मैं बोलूं कि n डायमेंशन में, यदि पॉइंट n पॉइंट से n डायमेंशन है, n सेट ऑफ वैल्यूज है वेरिएबल्स की, तो उनके बीच की दूरी निकालना है, तो उसका भी फार्मूला आप डिजाइन कर सकते हैं। यदि आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का 2 डायमेंशन में समझ लिया है, तो 3 डायमेंशन क्या, 4 डायमेंशन क्या, आप n डायमेंशन में काम कर सकते हो। ओके गाइस, तो वही किया हमने अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्लाइड में आर स्क्वायर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, आर स्क्वायर जिसको आर से बड़ा, हमने इधर वर्गमूल ले लिया, राइट हैंड साइड में वर्गमूल का साइन नहीं लगाया, हमने क्या कर दिया, इस लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर दिया।
तो आर स्क्वायर बराबर डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही मिलेगा। अब इसके बाद की जो है एक नई स्टेप है, एक नया टूल है, हमें अपना रोल चेंज करना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो मेथड है, जो अभी हम आज सीखने वाले हैं, वो मेथड सपोज करो हमने अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं तो अदरवाइज अभी जो मेथड आप सीखोगे उसको भी इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हमने इसके पहले मेथड सीखी है मैक्सिमम मिनिमा की, वही हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 3 वेरिएबल दिए हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको जो अभी टूल बताया था मैंने, 2 वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करने का बताया था। मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकाल सकते हो आप 2 वेरिएबल की। तो आप इस 3 वेरिएबल का फंक्शन है आपके सामने, एक एक्स है, वाई है, जेड है, तो कैसे इसको बदलोगे 2 वेरिएबल में? ये जो 3 वेरिएबल का जो फंक्शन हमें दिया है जेड की इसको वैल्यू 2 दी है वेरिएबल, जेड स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। हाँ, ये जो हमको दिए क्वेश्चन, तीन वेरिएबल का जो फंक्शन दिया उसको अपन 2 वेरिएबल में बदलेंगे, जो आपने पास सरफेस की इक्वेशन दी है। तो सरफेस की इक्वेशन में आपका जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो जेड स्क्वायर की जगह अपन ने क्या रख दिया? एक्स वाई प्लस 1 रख दिया। एम आई राइट? अब ये वाला है आपके सामने, यदि आर स्क्वायर का आप मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे तो आर भी मिनिमम होगा। आर यदि मिनिमम है, कोई जो क्वांटिटी छोटी है तो उसका वर्ग करेंगे तो वो भी छोटा होगा। तो जैसे अपन अभी 2 वेरिएबल का फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा हमने क्वेश्चन 1 में किया है, बिल्कुल सेम स्टाइल से हम यहाँ पर इसका मैक्सिमम मिनिमा डिस्कशन करेंगे। एक्स और वाई मिल जाएगा, एक्स और वाई मिल जाएंगे तो फिर इसके बाद आपकी सरफेस की इक्वेशन को यूज करके जेड की वैल्यू निकालेंगे, तीसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। तो वही हमने आपको एक पीपीटी में समझाया था, जो आपको कल आपने स्क्रीनशॉट लिया था। वही हमने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है कि ये जो हमने कन्वर्शन किया है, ये जो हमने कन्वर्शन किया है वो इक्वेशन 1 से किया है, सरफेस की इक्वेशन से किया है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है यहाँ पर रीजन के साथ। क्यों बदला है ये अपने दिमाग में रखना है कि हमारे पास जो थ्योरी है वो 3 वेरिएबल की नहीं है, हमारे पास जो थ्योरी है मैक्सिमम मिनिमा की 2 वेरिएबल की है, इसलिए हमने इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया है। ओके गाइस, वही अभी मैंने जो आपको ओरली बताया था वो लिख के बता दिया कि नाउ आर इज मिनिमम देन व्हेन आर स्क्वायर इज आल्सो मिनिमम। यदि आर स्क्वायर मिनिमम है तो उसका वर्गमूल लोगे तो वो भी मिनिमम आएगा। यस सर। अब इसको हम लोग अभी जेड मानते थे, एफ मानते थे 2 वेरिएबल के फंक्शन को, तो हमने यहाँ पर यू मान लिया, ठीक है। जेड क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इसलिए जेड नहीं मान सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप यू की जगह एफ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये जो भी 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया है इसको अपन ने यू मान लिया, यू अज्यूम कर लिया। तो यू बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा आपको करना है और कुछ नहीं करना है। देखते जाइए क्या कर रहे हैं बेटे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन के और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। करते जाइए 1 बाय 1। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा? y कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टर्म सेपरेट है तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, इसका 0 हो गया। इस टर्म में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 हो गया, 1 into y, और प्लस 1 का कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका ये 0 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2x प्लस y। अब इसी तरह से यू वाई निकालो जरा, क्या आएगा यू वाई? बताओ। 2y प्लस x, 2y प्लस 2y x। बढ़िया बढ़िया, करेक्ट। 2y प्लस x, करेक्ट आंसर। क्योंकि जब अपन y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट होगा, जब सेपरेट में आएगा तो वो 0 हो जाएगा। यह आ गया आपके सामने यू वाई इक्वल टू 2y प्लस एक्स। फिर इसके बाद अपन क्या करते थे? सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या बोलते थे? पहले x के रिस्पेक्ट में निकालते थे दोबारा, जो x के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी रिजल्ट आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आया है उसी से अपन सेकंड ऑर्डर निकाल पाते हैं। डायरेक्ट तो सेकंड निकालते नहीं है, ठीक है बेटे। तो इसलिए अपन यहाँ पर हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो फिर से y कांस्टेंट लेना पड़ेगा तुमको। जितनी बार जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे दूसरे वेरिएबल उतनी बार आपको कांस्टेंट लेना पड़ेंगे, भले 10 बार करना पड़ेगा, 50 बार करना पड़ेगा। लिखो इसको, करो 2 into 1 2, तो इसका 0, तो ये 2 आ गया। इसी तरह से जरा इसको करो सर 2 आएगा, इधर भी आएगा सर, आ जाएगा बेटे 2। 2 आएगा सर। y के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो x कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट सेपरेट टर्म कांस्टेंट की होती है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि उसमें ना इंक्रीमेंट होता ही नहीं है ना डिक्रीमेंट होता है।
बोरिंग बंद कर देना जरा। फिर इसी तरह से अपन अब एक और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जो जिसको x के रिस्पेक्ट में किया उसको y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए जरा। ये रहा आपके पास एक्सप्रेशन, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, अब x कांस्टेंट, तो पहली टर्म का 0 हो जाएगा बेटे, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा y का y के रिस्पेक्ट में 1 सर। प्योरली मैकेनिकल है, नथिंग डिफिकल्ट, स्टेप बाय स्टेप करना है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं बेटे, अपन मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगाते हैं, नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं और उसको एक्स वाई के लिए सॉल्व करते हैं। तो जो पहला है उसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं। हालांकि इसमें नंबर का रिपीटेशन हुआ है, इसको 2 और 3 डाल दीजिएगा अपने पास। 1 नंबर तो पहले आ गया है, इसको 2 और 3 दीजिएगा, ठीक है। ये जो x के बराबर px को जो वैल्यू 0 रखी है उसको 2 नंबर दीजिए इक्वेशन, और इसको 3 नंबर दीजिए। नंबरिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही थी, अपन ने क्या किया था, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया था। सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वेशन में 0 के बराबर लिखी है तो सॉल्व करने पर 0 ही मिलना है। ऐसे इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, 0 सोल्यूशन होता है। जब भी दो इक्वेशन लीनियर और होमोजेनियस होती है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट की जगह 0 होता है, कांस्टेंट 0 होता है, तो उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 सोल्यूशन मिलेगा। आप ऐसे करके भी देख लेना, एलिमिनेशन से करना चाहो तो एलिमिनेशन से कर लेना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहो तो उससे कर लेना, जो से चाहो उनसे कर सकते हो। दोनों तीनों ऑप्शन है आपके पास। या आगे आपके पास पॉइंट जहां पर कि फंक्शन का या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। अब बताओ अगली स्टेप क्या करेंगे बेटे, हमको तो एक्स वाई और जेड भी चाहिए, तो जेड कैसे निकाले, एक्स में मान रखेंगे उसको, हाँ, वो जो मान डबल एक्स वाला जो किया था ना, हाँ, डबल डिफरेंस, वो हाँ। उसमें मान रखेंगे। अभी अपन सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, अभी हमने कंफर्म नहीं कर पाए कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। हमें आंसर जरूर मालूम है, जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू जब भी अपन इसमें रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, क्या कंक्लूजन मिलेगा, मिनिमम ही निकलेगा, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से कम होगी। नियरेस्ट होना मतलब कम से कम होना डिस्टेंस। तो भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू 0, पहले अपन ने सेकंड डेरिवेटिव के वहां पे रख दी, आर बराबर आर में रख दी, तो आंसर आया 2। 2 कैसा है, प्लस में, तो ये ग्रेटर देन 0 है। टी की वैल्यू में भी रखा तो वो भी 2 आया, एस की वैल्यू में रखा तो 1 आया। अब इसके बाद ठीक क्या करते हैं बताओ, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, ये देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने, 4 माइनस 1 किया 3 आया। कैसा आया, कैसी है क्वांटिटी, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। प्लस में मतलब ग्रेटर देन 0। तो जब ये आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है और आर की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तब क्या होता है इस केस में, आर जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है। आगे आपके पास कंक्लूजन लिख दीजिए, हेंस एट x को 0 y को 0 यू हैज मिनिमा, दैट इज वी हैव मिनिमम डिस्टेंस। आप ये जो एक्स वाई की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो जेड की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 1। इसका मतलब ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो ओरिजिन से कम डिस्टेंस पे होंगे, एक राइट हैंड साइड में होंगे और एक लेफ्ट साइड में होंगे, क्योंकि जब अपन एक्सिस की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव एक्सिस भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो इसलिए hence the points on the surface z square equal to x y plus 1 nearest to the origin are 0 0 comma plus minus 1। इसको यदि 2 बार में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक बार प्लस साइन लिख देना, एक बार माइनस साइन लिख के लिख लेना, राइट। तो 0 0 comma 1 एंड 0 0 comma minus 1। इस तरह से हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें जो है जो 3 वेरिएबल का फंक्शन दिया है उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। ओके गाइस, क्लियर हो गया सभी को? इस तरह से अब आ जाइए अपनी वो मेथड पे जो हम आज सिखा रहे थे आपको। उसकी पहली लाइन दूसरी लाइन लिखी थी आपके सामने मैंने। तो देखिए अभी हमें यदि इसका उदाहरण दे, तो अभी जो पिछला एग्जांपल बताया वो इसका उदाहरण है। देखिए आपके पास 3 वेरिएबल दिए थे और आपको ये पता लगाना था कि वो मिनिमम होगा, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना थी। तो कांस्टेंट मतलब रिलेशन क्या दिया था, सरफेस की इक्वेशन दी थी। तो जो सरफेस की इक्वेशन है वो एक रिलेशन होगी, मींस कांस्टेंट है। तो वही हमने इसके बाद फिर एक पॉइंट लिखा है, टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ
एफ ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। हम इस मेथड को दो वेरिएबल को लेके बता रहे हैं आपके सामने। एज्यूमिंग दीज थ्री एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट, ये हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी फंक्शन का हम मैक्सिमम मिनिमा कर रहे हैं उसमें कम से कम आपके पास जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये मेथड जो कदापि हमें ये नहीं बता सकती कि वो वैल्यू एक्चुअली कैसे मैक्सिमम होती है कैसे मिनिमम होती है। जैसे अपने पहले वाली मेथड में ये टेस्ट रहता है कि आपको वो बताती है कि भाई इस पॉइंट पे मिनिमम है, इस पॉइंट पे मिनिमम है, इस पे मैक्सिमम है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास 4 टेस्ट है। तो इसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, ये डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू देगी या मिनिमम वैल्यू देगी। तो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड लेम्डा सच दैट, हम इस मेथड को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें एक नया पैरामीटर लेना पड़ता है, इसको अपन मल्टीप्लायर्स ही कहेंगे। ये जो लेम्डा है इसलिए इस मेथड का नाम मल्टीप्लायर्स हो गया। सो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड लेम्डा सच दैट, जो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जो भी फंक्शन दिया हुआ है इक्वल टू लेम्डा मतलब जो आपका पैरामीटर है इनटू आप लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन आपका ये कंडीशन दे रखी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी ए कांस्टेंट है। ये बुक की भाषा में समझा रहा हूं, फिर मैं अभी आपको अपनी सिंपल भाषा में क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू इवेल्यूएट कर लेते हैं एट ऑल पॉइंट्स फाउंड इन इक्वेशन 1। The largest of these values is the maximum value of f of xy and the smallest value is the minimum value of f of xy। तो हमें जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, यदि क्वेश्चन में एग्जामिनर मैक्सिमम बोलता है तो मैक्सिमम होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन, और यदि मिनिमम बोलता है तो मिनिमम होगी। तो इस मेथड को हम दो वेरिएबल का के थ्रू हमने आपको समझाया है। ये मोस्ट प्रोबेबली 3 वेरिएबल या 3 से ज्यादा के लिए यूजफुल होती है, उसमें ही हमें लगाना पड़ता है। बाकी दो वेरिएबल का क्वेश्चन तो हमारे नॉर्मल तरीके से हो जाता है। ये सुनील कसलेरिया नेट कनेक्शन के कारण बाहर हो गया है। तो चलिए अब हम अगले स्टेप में इस मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से। ये रहा हमारे नजरों के सामने एक एग्जांपल, एक्सप्लेन दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x square upon y square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 is abc upon 3 under root 3। ये एक बार हमने एक रीडिंग किया है, अब हम इसकी दोबारा रीडिंग कर रहे हैं। देखना, एक्सप्लेन दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड। आ गया गाइस, 3 वेरिएबल आ गए आपके। हाँ, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि एक्स वाई ये जो फंक्शन दिया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी किस कंडीशन के अंतर्गत। कंडीशन मतलब ये रिलेशन जिसको अपन नई भाषा में नया शब्द यूज कर रहे हैं वो है कांस्टेंट। जैसे हमारा उसमें सरफेस की इक्वेशन थी, यहाँ पर ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में एक और फायदा है कि आपको आंसर दे रखा है। जो भी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे उस पर इस फंक्शन का जो मैक्सिमम मान होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी एबीसी अपॉन 3 अंडर रूट 3। तो ऐसे क्वेश्चन को साल आप अभी जो मेथड सिखाई मैंने आपको लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, उसको हम एडॉप्ट करेंगे। एक तो बात ये है कि टाइम भी बचेगा इस मेथड से करने में। तो सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ फंक्शन है उसको एक नंबर लिख देंगे, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो उसको एक नंबर दे देंगे। और फिर इसके बाद जो आपको कंडीशन दे रखी है जिसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं उसको फाई ऑफ एक्स वाई जेड मान लेंगे और इसको भी 0 के बराबर लिखना है। ठीक है, जो कंडीशन दे रखी होगी, जो भी इक्वेशन आपको दी होगी उसको 0 के बराबर लिखना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सरफेस की इक्वेशन दी थी तो उसको 0 के बराबर आप लिखेंगे। यदि इस मेथड से करेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, हमेशा 0 के बराबर के फॉर्म में लिखना है। इसको 2 नंबर देंगे। फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो हमें एक लाग्रांज फंक्शन का डिजाइन करना पड़ेगा। अब हम लाग्रांज मेथड्स के हिसाब से लाग्रांजेस की मल्टीप्लायर्स की मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें लाग्रांज फंक्शन को डिजाइन करना होगा। ये लाग्रांज फंक्शन कैसे डिजाइन होता है, एक नया पैरामीटर लेम्डा लिया जाता है, ग्रीक लेटर लेम्डा लिया जाता है। जो आपको फंक्शन दिया वो फंक्शन एज इट इज लेना है, प्लस साइन यूज करना है, और जो स्केलर आपने पैरामीटर लिया है या मल्टीप्लायर लिया है उसको जो कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, आपको जो कंडीशन दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है।
और ये जो फंक्शन होगा लाग्रांजे का, इस तरह का जो सम वाला फंक्शन होता है उसको अपन कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारा लाग्रांजे फंक्शन होता है। फिर इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप आ रही है जो कि मेथड में एग्जामिनर एक्सप्लेन नहीं करता है। जब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब उसमें ये चीजें क्लियर होती है। तो दैट इज एफ इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस लेमड़ा इंटू, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर ये वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया है। देखिए गाइस, एफ की वैल्यू क्या दी थी आपको, एक्स वाई जेड दी थी, प्लस का साइन एज इट इज लगाया, लेमड़ा और पाई की जगह पाई का मान रख दिया। अभी कुछ नहीं किया है, वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किए। अब हम क्या करेंगे, इस एफ के जितने भी वेरिएबल आपके पास है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एक एक करके, जो कि नेक्स्ट स्टेप होगी। करिए जरा गाइस, पहले आप सभी लोग x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। करिए जरा, x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए जरा, जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर है। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो yz कांस्टेंट होगा, लेमड़ा तो पैरामीटर है, वो भी एक कांस्टेंट ही है। करिए क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, पहले पहली टर्म का होगा डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 होगा, 1 इंटू yz कांस्टेंट है तो 1 इंटू yz, तो आपका आ जाएगा yz। फिर इसके बाद ये वाली पहली टर्म का होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर होगा, और प्लस 0 माइनस 0, 0 y और z कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो ये 3 टर्म का 0 हो जाएगा बेटे। तो लेमड़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा 2 लेमड़ा x अपॉन ए स्क्वायर। इस तरह से आपने पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और उसकी वैल्यू निकाली। अब इसी तरह से y और z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। करिए फाइंड आउट, y के तो रिस्पेक्ट में करोगे तो एक जेड प्लस 2 लेमड़ा वाई अपन में 20 बी स्क्वायर, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, देखिए किसी का माइक ऑन है, 0 से क्यों इक्वेट कर रहे हैं इसका रीजन भी अभी आपको समझा देता हूं। वो सिंपली रीजन ये है कि आप सभी लोग, हम जानते हैं कि जो भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर होती है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना पड़ता है, तो वही किया हमने यहाँ पर, तीनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख रहे हैं। ओके, तो ये आपका आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में। कैमरा ऑफ करिए, कोई स्टूडेंट, कुलदीप बामनिया, उस पर हाथ रखा गया आपका। चलिए, ये हमने जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। जब एक जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स वाई कांस्टेंट लेते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से किया बेटे। ये आपका जो नंबर इक्वेशन आया, ये 5वां नंबर आया। अब हमें क्या करना है, इन 3 इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है, चौथी, तीसरी, चौथी, 5वीं को अब आपको इस तरह से सॉल्व करना। जरा ये लाइन बाद में लिखें, पहले बात को समझे। अब हम ये 3 इक्वेशन जो अभी आई है, 3 रिजल्ट आए हमारे पास, उनको हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाए। देखिए, हमारा मोटो ये है एक्स वाई जेड निकालना, लेकिन क्या होता है, एक्स वाई जेड निकलता नहीं है इतनी आसानी से, तो उसके पहले हमें लेमड़ा को निकालना पड़ता है, क्योंकि हमने एक नया पैरामीटर, एक नया मल्टीप्लायर चूज किया है, लेमड़ा लिया है, जो कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालने में मदद करता है। ये जो लेमड़ा है, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने में मदद करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आपके कोई सेंटेंस लिखते हो तो ऑक्सिलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हो कि नहीं, उसी तरह से यहाँ पर ये गणित में लाग्रांजी की मेथड में ये मल्टीप्लाई लेमड़ा जो है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने में मददगार है, सिद्ध होगा। ये अभी आप देखेंगे खुद। तो वही किया हमने। अब हम इस तरह से सोच रहे हैं, ऐसा सोचना है, इन तीनों इक्वेशन को इस तरह से सोचिए कि ऐसा मल्टीप्लायर, ऐसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें, ताकि उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें लेमड़ा की वैल्यू मिल जाए। तो हमने सोच विचार किया, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास है, दे रखी है, इसलिए हमने पहली इक्वेशन में एक्स से गुणा किया, मतलब तीसरी में एक्स से गुणा किया, चौथी में वाई से गुणा किया, 5वीं में जेड से गुणा किया, और फिर तीनों को जोड़ के देखा हमने। ये हमें टेस्ट लगाने होंगे, जैसे मैंने टेस्ट लगाया, तो एक्स वाई जेड से गुणा करने से हमें एक और एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या दे रखी है,
1 दे रखी है, सरफेस की इक्वेशन से ये वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू आपको एक्स वाई जेड के रूप में आसानी से मिल जाएगी। इसलिए यह अभियान हमारा सफल रहा। वही हमने अगली स्टेप में लिखा आपके सामने 3xyz plus 2 lambda into 1 equal to 0 by इक्वेशन नंबर 2 और फिर यहां से आप लेमड़ा की वैल्यू निकाल दीजिए -3/2 ऑफ xyz। हमारा प्रयास xyz को निकालने में था, क्योंकि xyz को निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हमारे पास 4 अननोन हो गए और इक्वेशन हमारे पास 3 है। 4 अननोन है, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन है हमारे पास। ये तभी संभव है जब उसमें से एक जो वेरिएबल है, एक जो कांस्टेंट है या वेरिएबल बोले, वो दूसरे के टर्म्स में निकाला जाए, मींस इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर लेमड़ा जो पैरामीटर है वो आपका इंडिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यू xyz पर डिपेंड करती है। अब आप एक एक करके ये जो लेमड़ा की वैल्यू आई है ना, इक्वेशन नंबर 3 में रखिए तो आपको एक वेरिएबल x मिल जाएगा, फिर दूसरे में रखोगे चौथे में तो y मिल जाएगा, फिर पांचवें में रखोगे तो z मिल जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। वही किया हमने आपके सामने। लेमड़ा की वैल्यू को पहले इक्वेशन नंबर 3 में रखी, एक करके बता देता हूं, इसी तरह से आप दूसरे दो करेंगे। रख दीजिए सभी लोग इक्वेशन नंबर 3 में लेमड़ा का मान रख दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अब प्रोडक्ट आ रहा है, ध्यान रखिए, जब प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी में 0 होता है तब या तो दोनों ही 0 होती हैं या दोनों में से कोई एक 0 होता है। तो अब ये yz 0 नहीं हो सकता, y इंटू जेड ये फैक्टर 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि yz 0 हो जाएगा तो आपका फंक्शन 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, ये फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, मतलब इसको 0 के बराबर रखेंगे और फिर x का मान निकालेंगे। वही हमने यहां पर लिख दिया आपके सामने, yz नॉट 0, दिस इज इक्वल टू 0। ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो कॉपी में लिख रहे हो कॉपी में लिख लें। सर पीछे वाले ले लें। हाँ जी, पीछे वाले क्या इशू है? ये बाहर क्यों हो जाते बच्चे? ये है पिछली वाली, ओके आगे बढ़े। ओके सर। माइक हो रहा है, आप वो कर लीजिए बेटा, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज बंद हो जाएगी, डिस्टरबेंस। ये अभी आपके सामने ये स्लाइड का कैलकुलेशन समझाया। अब इसके बाद की स्लाइड ये आ रही है हमारे सामने। तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास a/√3। ये वैल्यू आप इसी तरह से फिर चौथी और पांचवी में वैल्यू रखेंगे। आप चूंकि आपको x मिल चुका है तो x की मान भी रख सकते हैं, लेमड़ा की भी मान रखेंगे। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन y की वैल्यू निकालेंगे चौथी वैल्यू से, और फिर पांचवी वैल्यू से आपको z का मान मिल जाएगा। y का मान आएगा b/√3 और z का मान आएगा c/√3, क्योंकि आंसर में आपको प्लस में है। और एक और प्रैक्टिकल बात बताऊं, बोले सर आप ये वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका रीजन समझो। क्या रीजन है, कोई बता सकेगा? बहुत ही जेन्युइन रीजन है इसका। सर फिर वो मैक्सिमा हो जाएगा सर। हाँ देखिए, कोई भी फंक्शन है उसकी जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं ली जाती है, वो हमेशा धनात्मक ली जाती है, इसलिए पॉजिटिव पॉइंट्स लिए हमने। ठीक है, तो वो इसीलिए ये रीजन है इसका। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आप दिए हुए फंक्शन में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। Thus, at x equal to a/√3, y equal to b/√3, z equal to c/3, minimum value of the given function is, the given function f equal to x y z has a, sorry minimum नहीं मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा पूछ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था तो मैक्सिमम होगी, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम होगी। इसको आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते इस मेथड से। ठीक है, हमें तो बस केवल या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो यार एफ मैक्स से डिनोट कर दिया अपन ने, एफ ऑफ एम एक्स। कैसे आया ये? यहाँ पर वैल्यू रख दिया अपन ने, एक्स की जगह एक्स का मान, वाई की जगह वाई का मान, जेड की जगह जेड का मान, और सॉल्व कर लिया। तीनों गुणा में
मल्टीप्लाई में है तो ए बी सी तीनों अलग अलग है, तो घातांक का नियम लगना ही नहीं है, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। हाँ, डिनोमिनेटर में आपने सर्च पढ़ा होगा, रूट थ्री कितनी बार है? 3 बार। 3 बार है। तो पहले अपन 2√3 का गुणा करेंगे आपस में, तो रूट थ्री क्या होता है? 3 हो जाता है। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। 3 और एक √3 पहले से बैठा है, वो रहेगा इंटू 3, तो आ गया 3√3। Hence proved, hence complete this method, hence proved. And this is all about this method, Lagrange method of multipliers. इसलिए मल्टीप्लायर्स बोला जाता है क्योंकि हमें एक नया पैरामीटर सिलेक्ट करना होता है इस मेथड में, जो कि हमें एक्स वाई की जेड की वैल्यू निकालने में मदद करता है, हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। कल फिर हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे नए यूनिट के साथ मिलेंगे, नए टूल्स के साथ मिलेंगे। नया यूनिट का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन। अभी तक हमने सारा जितना भी इस यूनिट में पढ़ाई करी वो सब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था टॉपिक्स, रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड टॉपिक्स थे, रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड मैथमेटिकल टूल्स थे। अब आप इंटीग्रेशन से लेके से स्टार्ट करेंगे, टूल सीखेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिकली इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या जो आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा है उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को लेके, ठीक है? तो सभी का ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट हो चुका है, कुछ सेकंड का टाइम बचा है, 2 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी। जब तक किसी के दिमाग में कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए बेटे। हेलो सर। आप बोलिए। सर वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में इनरोलमेंट नंबर और डेट क्या डालनी सर? देखिए बेटा, आपने कॉल नहीं किया क्या मुझे? कुछ बच्चे कॉल करके और उस दिन मीटिंग अटेंड करी थी जिन्होंने स्कॉलरशिप की। इसका केवल ये काम है, आपका एनरोलमेंट नंबर जो अभी कैंपस आईडी है वो रहेगा इस साल के लिए। अभी जो फॉर्म भरा रहे हैं आपके स्कॉलरशिप के उसमें आपको जो ई कैंपस आईडी आपको मिला हुआ है वही आपको ये जो एनरोलमेंट के फॉर्म में यूज करना है, और डेट ऑफ एनरोलमेंट का आपको जो एडमिशन स्लिप जिस डेट को इशू हुई है वो डेट डाल दीजिएगा। ऐसा ही 2 बात कही थी हमें, जो अपने अर्पित जायसवाल सर जो स्कॉलरशिप के इंचार्ज हैं, जिनने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ली थी कुछ दिनों पहले, पिछले वीक में मंडे के दिन, ठीक है? और कोई? यस सर। और किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए बेटे। और किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए बेटे। सर पीडीएफ मेट से क्यों नहीं आई सर हमारे पास? क्या चीज बेटे? ये मेट की वो क्वेश्चन बुक। क्वेश्चन बैंक देखिए, जो आपको फर्स्ट यूनिट के नोट्स दिए थे ना हमने, वो मैंने आपको डेट बताई है। हमारे डिपार्टमेंट के वरुण परमल सर हैं, उनका आप मैसेज देखिए कोर्स मटेरियल करके। ये मटेरियल का जो डेट था वो 4 दिसंबर की डेट थी और 8:14 पर मैसेज किया है। ई कैंपस आईडी से आप चेक करिए जरा, अपना मैसेज इनबॉक्स में जाइए। 4 दिसंबर 2020, इसी महीने की बात कर रहा हूँ। 4 दिसंबर को 8:14 को शाम को हमने एक मेल किया है वरुण परमल सर ने। उसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी दी हुई है, नोट्स भी दिए हुए हैं, पीपीटी भी दी हुई है। और अभी आप जब सभी लोग जीमेल से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी बना ही रहे हैं, तो वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे आने वाले समय में, ठीक है? एक और सुविधा मिल जाएगी आपको। अब आपको पहले आपकी ड्यूटी बनेगी कि आप रेगुलर बेसिस पे कैंपस जरूर देखते रहें। आप लोग केवल मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, बस पीपीटी को ही देख रहे हैं। आपको जो कुछ मटेरियल और भी कुछ कम्युनिकेशन हो रहे हैं कैंपस के थ्रू, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, उसको आप जरूर देखते रहें, उसको एक्सेस करिए। कुछ ना कुछ नई नई जानकारी आपको उस पोर्टल पे मिलेगी, ठीक है? और जिसको ई कैंपस खोलते नहीं आता उसका तरीका भी बताया है सभी को मैंने। आपको जो ई कैंपस आईडी मिला है उसको आपको आईडी में डालना है और पासवर्ड आपका स्मॉल में ई कैंपस लिखना है, टाइप करना है। और जैसे आप उस कैंपस में घुस जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं, फिर इसके बाद उसका आपको पासवर्ड भी तुरंत चेंज करना है, ऐसा नहीं कि वही रखो, ठीक है? देखो जरा सभी लोग डेट नोट कर लो, 4 दिसंबर
8:14 वरुण परमल सर ने मैसेज किया है आपको ई कैंपस पे, उस मैसेज को चेक करो, उसमें कोर्स मटेरियल के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी है। अभी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है तो फर्स्ट यूनिट पर क्वेश्चन लगा लीजिए सभी लोग, और जैसे सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी सेकंड यूनिट की भी प्रैक्टिस चालू करना है आपको पैरेलल में। हर दिन आपके काम प्लस में बढ़ेंगे, इसलिए हमारे को काम बढ़ाना नहीं है, उसको साथ साथ में निपटाते जाना है, रिवाइज करते जाना है। कहने का मतलब ये टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। ठीक है, अब हम एंड करने जा रहे हैं क्योंकि लंच टाइम हो गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास लंच के बाद शुरू हो रहा है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेक्शन में। और किसी को कुछ बात करनी हो तो बोलिए बेटे, मीटिंग को एंड करें। स्टॉप कर रहा हूं शेयरिंग। ओके सर। गुड डे ऑल। गुड डे